आकाश उपन्यास के पिछले 7वें और 8वें अध्याय को हमने पढ़ लिया था। आज हम इसमें 11वें अध्याय को करेंगे, 9वें और 10वें अध्याय को करेंगे और यह 11th के लिए आखिरी अध्याय होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि समर एग्ज़ाम दे करके चला आया है और अपने को हल्का महसूस कर रहा है। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। पहले अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ पर्चे यानी पेपर, ठीक है, पर्चा पेपर एग्ज़ाम कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डट कर सिनेमा देखा जाए। वर्षों हो गए हैं सिनेमा ही नहीं देखा। अगर वह आगे खुद ही ना कह देता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे और अगर माताजी राजी हो गई तो किसी को भी ले चलेंगे। बेचारी को ना जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी अच्छी कुएं में आ फंसी। ऐसा दिवाकर कहता है अपनी पत्नी के बारे में। उसकी पत्नी का नाम है किरण। उसका चरित्र यहाँ ज़्यादा उभर कर इस उपन्यास में नहीं आया। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। ऐसा ना हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। ठीक है, तशरीफ यानी पेशकश। ठीक है, मुझे ना जाने क्यों इस आदमी की सूरत से नफरत थी। कह रहा है मुन्नी के पति के बारे में। मुन्नी उसकी बहन है ना। ऐसा ना हो तो सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य था। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसी में अचानक बाबूजी इसी में अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बात बता दिया था कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं, जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया। कभी यह जानने की कोशिश नहीं कि मुन्नी मर गई या जिंदा है। बाबूजी के 20 पत्रों को जो चबा गया और जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं हिला सका, उसे अचानक यों आए देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। यह मुन्नी को लेने आया है, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया। घर में सब लोग बड़े सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थी खाना बनाने में। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे खुसुर फुसुर कुछ बातें कर रही थी। तरह तरह के अनुमान लगा रही थी और रह रह कर कुंवर को बाहर भेज देती थी। जा चुपके से सुन के तो आ, तेरे बाबूजी और उनमें क्या क्या बातें हो रही हैं। भाभी खुद भी सधे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाज़ों की ओट में आती और कान लगाकर सुनती।
फिर तुरंत आकर अम्मा को सारे समाचार देती, कुछ सुन लेती, बाकी घटाना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। यही लाइन आपको दी जा सकती है कि सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। क्वेश्चन बन सकता है किस अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद ना करें, है ना। तो ऐसे कारण जानना चाहते थे। पूछा जा सकता है कौन सी घटना थी, क्या बात थी, है ना। तो बैठक में काफ़ी गंभीरतापूर्वक बातें चल रही थीं। तो इस तरह की कुछ एक बातें हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि प्रभा की विदाई, मुन्नी की आखिरकार विदाई हो जाती है। ना चाहते हुए भी मुन्नी को ससुराल और मायके दोनों के दबाव से ससुराल में जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। देखिए यहाँ बाबूजी बहुत कोशिश करते हैं, मुन्नी को भेजने की कोशिश कर ली जाती है और अंत में उसे जाना ही पड़ता है और सभी उसकी विदाई पर रो रहे हैं, ठीक है। उसके दोनों, देखिए यहाँ कुछ बात है। अरे अरे यह क्या करती है। बाबूजी ने झुककर काफ़ी बल लगाकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। वह उनकी गोद में औंधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई के चित्कारों को वह बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूंस कर दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती हो। उसके दोनों कंधे और सारा शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थर्रा कर काँप रहे थे। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी भी निशब्द रोते थे। निशब्द यानी मुंह से जब कोई शब्द ना निकले। मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेर कर दबाने की कोशिश करते रहे। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे। कभी कभी वह खारा खारा तीखा तेजाब होठों के कोनों से मुंह में आ जाता। उड़ते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब नहीं रहा गया तो वह उठकर अम्मा से चिपट कर रोने लगा। सबसे छोटा भाई कुंवर है, ठीक है। अम्मा मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगे, उन्हें मत भेजो, ठीक है। इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षाएं और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है, इसे सोच सोच कर और भी कष्ट हो रहा था। मैंने निश्चय किया कि मुन्नी को मैं रखूँगा, चाहे वह मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतज़ाम हम लोग नहीं कर सकते। और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग कुछ कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, पीस कूट लूँगी, मुझे वहाँ मत भेजो उनके साथ। बाबूजी अब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे। समझाते हुए बोले, पगली हुई है बेटी, हम लोग क्यों क्या गैर हैं। तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो, कोई ऐसी वैसी बात देखे तो, या तेरा घर पहले है हमारा बात को। घर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। नहीं बाबूजी नहीं,
जैसे किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वह फपक उठी। मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। इस पर बाबूजी ने कराहते से स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं बिटिया। वहाँ अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी। वहाँ बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किसका किसका मुंह रोकेंगे। जिस दिन मेरे घर में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वह रोती रही। लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं रही। इस तरह जो है उसके बहन प्रभा की विदाई होती है। अब दसम अध्याय है कि सिनेमा देखने के लिए चल जाता है और घर पर नहीं बताता है, और वहाँ पर आता है तो यहाँ पर देख रहा है और सिनेमा के लिए निकलता है। और देखिए आकर के दिवाकर से ही उसकी बातचीत होती है। ठीक है। रिजल्ट के तो 2-2.5 महीने हैं, तब तक भी तो कुछ करोगे ही या यूं ही वक्त बर्बाद होगा, है ना। चिंता भरे स्वर में भाई साहब बोले, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो। मेरे 90-100 रुपयों में हींग भी नहीं लगती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अमर कुंवर को अगर हम दोनों अच्छी तरह पढ़ा लें तो उन्हें भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। हाँ कुछ तो देखूंगा ही, मैंने टालने को कहा। अपने उस दोस्त से कहो ना कहीं तलाश कर ही देगा। उसके तो 20 जान पहचान वाले होंगे। उन्होंने फिर दिवाकर की ओर इशारा किया। पूछूंगा। असल में भीतर से आती हुई बाबूजी के चीखने की ऊंची ऊंची आवाज़ों से मेरा ध्यान उधर खिंच गया। विषय बदलने को बोला। बाबूजी क्यों नाराज़ हो रहे हैं भीतर? हालांकि बात मेरे लिए कतई महत्व की नहीं थी। किसी न किसी पर नाराज़ हो ही रहे होंगे। जो जिसका काम है वह कर रहा है, इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है। पर अब इस बात को टालना जो था। आओ देखें, किसी पर नाराज़ होकर चिल्ला रहे हैं शायद। भाई साहब और हम भीतर गए। उन्होंने फिर याद दिलाया, पर उससे पूछना जरूर, जिक्र तो कर ही देना। अब दिवाकर के पूछने से मुझे भाई साहब की बात याद हो आई, है ना। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम बतलाओ क्या करें, है ना। दिवाकर पूछता है क्या करोगे अब? अरे म्या यानी मियाँ, है ना। सम्मान के लिए हिंदी पट्टी में, हिंदी क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट में बोला जाता है मियाँ पुरुष के लिए, है ना। अरे मियाँ करना वरना क्या है, चोटी फटकारो मस्त रहो, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। लापरवाही से कहकर उसे सहसा कुछ याद आ गया। बोला, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आराम कहाँ? तुम तो आराम के जानी दुश्मन हो ना। तुमने तो अभी या तो 3rd ईयर की किताबें घोटनी शुरू कर दी होंगी या भारतीय दर्शन पढ़ रहे होगे। मैंने उदास होकर जवाब दिया, नहीं दिवाकर, मैं शायद आगे नहीं पढ़ पाऊँ। नहीं पढ़ पाऊँ क्या मतलब? सॉरी। फिर हंस पड़ा। सुना किरण जी हमारे समर साहब सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। किरण मुस्कुराई, अभी तक केवल तटस्थ की तरह चल रही थी। हाँ मैं अनमना हो आया। खैर अभी तो बहुत दिन है। अच्छा अपनी बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल, है ना। ऐसी ही बातचीत यहाँ चलती है। ठीक है। और यहाँ जो इसके बाद उसको नहीं ले जाता है तो उसके प्रति व्यवहार देकर घर के लोगों को चिंता होती है ना। अम्मा गुस्सा होती है। इसके बाद समर जो सोचता है उसको हम यहाँ देखें। ठीक है। जब भी इस बात का ध्यान आता है कि एक निरीह बेकसूर किसी की लाड़ प्यार से पाली गई इकलौती लड़की को लाकर मैंने क्या क्या अत्याचार नहीं किए, कौन कौन से कहर उस पर नहीं तोड़े, उसे कितनी कितनी यातनाएं नहीं दी, और उसका यहाँ था ही कौन जिससे अपना दुखड़ा रोती, तो हजारों बरछे जैसे एक साथ ही छाती में आ लगते और रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती।
उस बेचारी के पास धीरे धीरे घुलने के सिवा चारा ही क्या था। उस क्षण तो ऐसा लगा जैसे आंसू, सिसकी, तड़प किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि हृदय के इस पश्चाताप और मन की इस बेचैनी को, इस छटपटाहट और मर्मांतक पीड़ा को बाहर निकाल कर ला सके। बस एक जोश उठ रहा था कि खूब गला फाड़ फाड़ कर पागलों की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाए सारे शहर की सड़कों पर भागता फिरूं, और तब तक भागता फिरूं जब तक कि बेहोश होकर गिर न जाऊं। शायद तभी जी कुछ हल्का होगा। ठीक है, ऐसा सोचता है। इसके बाद आता है और प्रभा के पास सोचता, ये जो है टर्निंग पॉइंट है यहाँ से, कि अब दोनों बातचीत करते हैं। अब बताती है वो कि मैंने क्यों बात नहीं किया, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही ये घटना घट चुकी है। ठीक है, यहाँ पूछती है प्रभा कि इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, उसने एकदम दोनों हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पकड़ लिए और सारी ताकत से न जाने किस उन्मत्त आवेश में उन्हें झंझोड़ती हुई बोली, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो अपने हाथों से मेरा क्या करो, गला घोंट दो। और मैं चूं नहीं करूँगी, तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही। और दुर्निवार रुलाई के भीषण उफान में उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघल कर फूट पड़ना चाहने लगा। अपने को भूल कर वह मेरे कंधे पर झूल गई, मुझसे लिपट गई। रुलाई जैसे उसके मुंह से निकल नहीं रही थी, और कोड़ा पड़ने पर भी पीड़ा की तड़पड़ाती मरोड़ की तरह उसका सारा शरीर सिसकियों के झटकों में पत्ती की तरह थर्रा उठता था। ऐसे ही रो रहे थे और वे दोनों रो रहे थे, तभी ये विचार आए उसके मन में। ठीक है, आगे देखें। ना जाने कब तक हम दोनों इसी तरह रोते रहे। मुंह से बात निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जरा सी देर रुक जाते और फिर नए आवेश से रोने लगते। मुझे ऐसा लगा जैसे काफ़ी समय तक उसे अपना होश ही नहीं रहा। जब मैं उसके अचेत प्राय शरीर को अपनी बाहों में भरकर कोठरी में लाया तो ऐसा लगा मानो किसी जलते मकान के बीच से कड़ियों और दीवारों के ढेर के नीचे से निकाल कर उसे ला रहा हूँ, और जगह जगह से मेरा शरीर झुलस गया है। कपड़े जल गए, चांदनी छिप गई थी और आसमान सांवला हो गया था। सारी रात हम एक पल को भी नहीं सो सके, एक शब्द भी आपस में नहीं बोल पाए, एक क्षण भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। मानो पूरे साल का गुबार आज ही निकल जाना चाहता था। गुबार यानी जो पीड़ा थी। जरा सा अलग होकर देखते और फिर दुगने वेग से चिपक जाते। काँव काँव कहीं कौवा बोलने लगे। सुबह किसी के जागने से पहले ही वह झटक कर बाहर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुँह करके सिर्फ इतना कहा, हमें एक पोस्ट कार्ड दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी, पैसे नहीं थे। और धोती के पल्ले से आंखें पोंछती हुई वह चली गई। उस समय मेरी इच्छा हुई कि दीवार से अपना सिर दे मारूं। हाय, रोशनी में हम एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे। बाहर किरणों की धारियां आड़ी तिरछी बुनाई की तरह छा गई थी, यानी सुबह हो गई थी। तो इस तरह हमने सारा आकाश का पूर्वार्ध ख़त्म किया। पूर्वार्ध जो हमारा था उसमें बिना उत्तर वाली 10 दिशाएँ थी। सांझ है, और सांझ के बाद अब क्या है, उत्तरार्ध में सवेरा होगा, और सवेरे में क्या होगा कि प्रश्न आएंगे। यहाँ बिना उत्तर वाली दिशाएं थी। उत्तरार्ध में क्या है, उत्तरार्ध में प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं सुबह में आएंगी। तो 11 का हमने सिलेबस इस तरह ख़त्म कर लिया है, और आज के लिए इतना ही। फिर कुछ नए चीज़ों के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।